Hello friends, welcome back to my channel. Today is the second lecture in the theory of dissolution of partnership firm. मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहाँ मैंने व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेसोल्यूशंस होते हैं वो बताया था और उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था सिंपल डेसोल्यूशन और दूसरा देखा था डेसोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी मेथड। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में लेक्चर में जो आपको बताया था कि सिंपल डेसोल्यूशन में कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, और आज हम लोग सिंपल डेसोल्यूशन का ही थियरी देखने वाले कि उसमें कौन से जर्नल एंट्रीज है और कौन से स्टेजेस है। तो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी क्लोज परमानेंटली, क्योंकि यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है। सो देर इज नो नीड टू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं करना होता है। इफ द बैलेंस शीट इज लास्ट ड्रॉन, द डेट ऑफ डेसोल्यूशन डिफर्ड on the date of dissolution, one fresh balance sheet is to be prepared for closing the books of पार्टनरशिप फर्म। यानी अगर बैलेंस शीट 31 मार्च का बना है और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है और इन बिटवीन द ईयर अगर बिजनेस बंद करना पड़ रहा है तो हमें नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उस टाइम का फ्रेश बैलेंस शीट। उस टाइम पे असेट्स और लायबिलिटी असेस करना पड़ेगा और फिर डेसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। इफ़ द डेट ऑफ डेसोल्यूशन एंड द डेट ऑफ बैलेंस शीट रिमेन द सेम, वन शुड नॉट प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। अगर दोनों का डेट सेम है, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन में ऐसा ही है कि रेजोल्यूशन जब हुआ है वो 31 मार्च को या 1 अप्रैल को ही हुआ है, तो अगर दोनों का डेट सेम है तो वी डोंट रिक्वायर टू प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। द प्रोसीजर ऑफ सिंपल रेजोल्यूशन मे बी डिवाइडेड इनटू द स्टेजेस एज अंडर। तो अगर हम लोग बात करें, जो मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन में दो मेथड है, फर्स्ट सिंपल रेजोल्यूशन और सेकंड मेथड था रेजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी, जिसके अंदर दो टाइप थे, 1 और 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट और दूसरा था ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। आज हम लोग सिंपल रेजोल्यूशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड। पहला स्टेप हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर स्टेज, जहां हम लोग बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया होगा वहां से सारी असेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे और लायबिलिटी से सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो होगी उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। और थर्ड पार्टी लायबिलिटी को छोड़ के पार्टनर्स लोन होगा तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा, और जो भी जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा तो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट या डेबिट साइड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ ये स्टेज को बोलते हैं ट्रांसफर स्टेज। तो ट्रांसफर स्टेज हमें पूरा बैलेंस शीट से ही करना होता है जो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। तो यहाँ लिखा है अंडर दिस स्टेज क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट, डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस असेट्स वाइज फॉर्मेशन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो आपको बोला है बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये 3-4 चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी जो आपके असेट्स दी हुई रहती है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड। एंड ऑल द लायबिलिटीज़ जो आपको लिखा है उसमें भी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अगर जनरल रिजर्व दिया होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो उसको छोड़ के बाकी सब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, at their balance sheet value. All the assets are transferred on the debit side and all the liability are transferred on the credit side, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के जो मैंने अभी आपको बताया। तो जब भी आप कोई असेट्स को ट्रांसफ़र, तो देखते हैं जनरल एंट्री क्या आएगा इस स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज ट्रांसफर स्टेज जो हम लोग को करना होगा, क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट दिया होगा, बैलेंस शीट के सभी आइटम को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो असेट्स ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन के डेबिट साइड, तो उसका एंट्री देखो यहाँ लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो जो जो इंडिविजुअल असेट्स है जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ऐसे सभी असेट्स को सेपरेटली हमें लिखना पड़ेगा और सभी का टोटल एक साथ रियलाइजेशन में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे। दूसरा है वहाँ पे एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो मैंने बताया थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ जो भी है वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रिलेशन के क्रेडिट साइड, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आउटसाइडर्स लोन, पार्टनर्स लोन नहीं है, आउटसाइडर्स लोन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी असेट्स ट्रांसफ़र का जो एंट्री था उसका रिवर्स हो गया। तो जितनी असेट्स है
उसको हम लोग ने क्रेडिट किया था, वैसे ही यहाँ हमारी जो लायबिलिटीज़ है थर्ड पार्टी उसको हम लोग डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे एज पर द बैलेंस शीट अमाउंट। थर्ड जो दिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट द क्लोजिंग असेट्स। जैसे कोई आपको प्रोविजन दिया होगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे जैसे कि वहाँ लिखा था वेरियस असेट्स अगेंस्ट विच द प्रोविजन, जैसे कि डेटर के सामने प्रोविजन किया है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, कंटीजेंट रिजर्व एक्सेट्रा एग्जिस्ट शुड बी। अगर कुछ ऐसा दिया है तो सेपरेटली रिलेशन अकाउंट में, वहाँ पे सेपरेटली टू द रिलेशन अकाउंट आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। नॉर्मली आपकी जो बुक है उसमें आपको आरडीडी ऐसा दिया होगा जो आपको रिलेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। फिर भी यहाँ पे आपको डिटेल में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, कंटीजेंसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर ऐसा कुछ भी आपको असेट साइड दिया होगा लेस करके, तो आपको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, वो भी उसके बुक वैल्यू पे। नेक्स्ट आपको दिया है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अगर लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व आपको दिया है, जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कोई भी बैलेंस अगर आपको दिया है लायबिलिटी साइड, तो उसको आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऑल पार्टनर्स यानी कि सारे पार्टनर्स जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वहाँ लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, इट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट विच एवर हम लोग जो बनाएंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसका एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं पे जनरल रिजर्व, कहीं पे रिजर्व फंड या कहीं पे रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है। वैसा ही पांचवा एंट्री जो आपको है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब जैसे मैंने एक्यूमुलेटेड रिजर्व बोला, प्रॉफिट बोला, तो वैसे ही अगर आपको असेट साइड कोई लॉसेस दिए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर द लॉसेस सफर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टनर। जो लॉस हुआ है लेकिन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस जो आपको असेट साइड लिखा होगा, सच एज accumulated loss is transferred to partners capital account and और partners current account, तो उसका एंट्री रिवर्स होगा जो हम लोग ने भी जनरल रिजर्व का देखा वो, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो लायबिलिटी साइड दिया होगा या तो असेट साइड, क्योंकि वो दोनों साइड में कहीं पे भी आ सकता है। लायबिलिटी साइड है तो हमारा प्रॉफिट है, और अगर असेट साइड पे दिया है तो वो आपका लॉस है। तो असेट साइड का होगा तो उसके लिए एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये नाम याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का एक क्वेश्चन है आपको, वहाँ आपको ये यूज आएगा, तो थोड़ा याद रखना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा तो उसको भी आपको पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर करना है। उसको लायबिलिटी समझ के आप गलती से या असेट समझ के गलती से रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत कर देना। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला स्टेज खत्म हो जाता है। पहले स्टेज में मैंने क्या बताया आपको, सारी असेट्स को आपको ट्रांसफर करना है रिलेशन के डेबिट साइड एक्सेप्ट कैश और बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सारी लायबिलिटी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रिलेशन के क्रेडिट साइड। उसमें कौन सी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। वैसे ही हम लोग ने दूसरा देखा कि उसके अलावा लायबिलिटी में होता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट के डेबिट क्रेडिट साइड। और ऐसे ही असेट साइड अगर आपको कभी आरडीडी दिया है या प्रोविजन दिया है तो उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड। अब आते हैं सेकंड स्टेज में। जैसे ही हमारा बैलेंस शीट का सभी एंट्रीज हम लोग सभी चीज़ों को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद नीचे क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दिए होंगे, तो एडजस्टमेंट से जो हम लोग करेंगे एंट्रीज उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन स्टेज और डिस्पोजल स्टेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज, पहला स्टेज ट्रांसफर स्टेज जो होगा बैलेंस शीट से, दूसरा स्टेज जिसको बोलते हैं डिस्पोजल स्टेज, और रियलाइजेशन स्टेज जो होगा एडजस्टमेंट से। तो अंडर दिस स्टेज all assets including the unrecorded assets in the balance sheet of the firm is sold out,
यहाँ हम लोग के पास जो भी असेट्स होगी, जितनी भी बिकेगी, जो भी प्राइस पे बिकेगी, उसका एंट्री, रियलाइज का एंट्री हम लोग को करना होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या ना रिकॉर्डेड हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है असेट्स में असेट्स का नाम ना लिखा हो और उसके पैसे अभी एडजस्टमेंट में लिखे कि उसके रियलाइज हुए, तो हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। इसके लिए वहाँ लिखा है रियलाइज मे बी टेकन ओवर बाय द एनी पार्टनर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि असेट्स कोई पार्टनर टेकन ओवर कर ले। वैसे ही सेम लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, जो ये पैसा आएगा उसी से हम लोग थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पहले पे करेंगे। रियलाइजेशन जो हम लोग ने देखा था लास्ट स्टेज में, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको कि जब हमारे पास पैसे रियलाइज हो गए तो सबसे पहले हम लोग को पे करना है रेजोल्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद पैसा बचेगा तो हम लोग पे करेंगे थर्ड पार्टी लायबिलिटी। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से पार्टनर्स लोन पे करना है और बाद में जो बचेगा वो पार्टनर्स का नाम पे ट्रांसफ़र होगा। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना है। देखो सबसे पहला दिया है इफ़ असेट्स आर रियलाइज, अगर असेट्स के पैसे आते हैं, तो असेट्स के पैसे अगर आते हैं तो एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कोई भी असेट्स का नाम आपको यहाँ नहीं लिखना है सेकंड स्टेज में। जैसे कि फर्नीचर के पैसे रियलाइज हुए तो हम लोग एंट्री लिखेंगे कैश और बैंक टू फर्नीचर, नहीं लिखना है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि आपने पहले ही सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन। इसके लिए अभी कोई भी असेट्स अगर आप रियलाइज करते हो तो उसके एंट्री में आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना है। इफ़ असेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, जैसे असेट्स का पैसा आया तो मैंने बोला कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे ही अगर पैसे की जगह कोई पार्टनर ही वो असेट्स को टेकन ओवर कर लेता है तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी पार्टनर का नाम होगा उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डेबिट साइड आपको लिखना है। वहाँ नोट लिखा है इफ़ एनी असेट्स इज टेकन बाय एनी क्रेडिटर्स इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम, the value placed on the assets taken over is deducted from the amount due to the creditor and the balance of the amount due will be paid to him। यानी अगर क्रेडिटर्स कोई है और वो हमारी कोई असेट्स को टेकन ओवर कर लेता है, मतलब वो असेट्स को ले लेता है अगेंस्ट इस जो भी उसकी लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट, तो जितना पैसा बाकी रहेगा उसको पे करना, वो हम लोग उसको पे करेंगे। एंट्री फॉर द असेट्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इज नॉट मेड, तब उसका कोई एंट्री आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बट एंट्री फॉर द नेट पेमेंट जो आप करोगे उसका एंट्री आपको करना पड़ेगा। वो थोड़ा ध्यान से आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास असेट्स है, फर्नीचर है 40,000 का और क्रेडिटर है 50,000 का। क्रेडिटर क्या करते हैं 40,000 का फर्नीचर टेकन ओवर कर लेते हैं 40 में ही, तो यानी क्रेडिटर्स अभी कितने बाकी रहे 10,000, तो हम लोग सिर्फ 10,000 की ही एंट्री करेंगे। वी डोंट रिक्वायर टू, सामने सामने असेट्स और लायबिलिटी सेटल हो गया तो उसका एंट्री वी डोंट हैव टू पास इट। नेक्स्ट आपको थर्ड एंट्री लिखा है सेकंड स्टेज में पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब हम लोग थर्ड पार्टी को पैसे पे करेंगे तब, जैसे अभी पैसे आए तो मैंने लिखा कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, वैसे ही अगर पार्ट लायबिलिटी पे करोगे तो एंट्री हो जाएगा रिवर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और उसी के साथ है इफ़ एनी पार्टनर डिस्चार्ज एनी लायबिलिटी, जैसे असेट्स को पार्टनर ने टेकन ओवर किया, वैसे ही अगर पार्टनर बोलता है कि मैं लायबिलिटी भी पे कर दूंगा, तो अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे भी आपको एक नोट लिखा है इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी बाय देन इट इज पेड बाय द बुक वैल्यू। ये आपको सभी को याद रखना है। असेट्स का पैसा नहीं आया, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में आपको असेट्स 5 लिखी हुई है और रियलाइजेशन स्टेज में आपके 2-3 ही असेट्स के पैसे आए, तो 3 के आए तो 3 का ही एंट्री करना है, बाकी की 2 असेट्स को भूल जाना है। असेट्स रियलाइज नहीं हुई तो चलेगा, बट ये ऑलवेज याद रखना है जो नोट में लिखा है कि आपकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपको सारी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको 3 लायबिलिटी लिखी है, बैंक लोन लिखा है, बिल्स पेएबल लिखा है, क्रेडिटर लिखा है, और नीचे एडजस्टमेंट में सिर्फ पे आउट की 2 चीज़ों का ही, बैंक लोन और बिल्स पेएबल का ही लिखा है। क्रेडिटर के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है। तो आपको खुद ही याद रखना है कि क्रेडिटर्स को पे करना बाकी है, तो वो खुद आपको एंट्री सेकेंड स्टेज में लास्ट में आपको सब चीज़ देखने के बाद वो एंट्री खुद करना पड़ेगा। नहीं दिया होगा तो यू हैव टू पे इट।
यानी आप डायरेक्टली एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, अगर कोई लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा होगा तो थर्ड पार्टी का। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पे करोगे तो जैसे हम लोग ने लायबिलिटी पे किया वैसा ही एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और उसमें भी वही बोला है कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, पार्टनर बोलता है कि मैं पे कर दूंगा, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ एंट्री है, इफ कमीशन इज गिवन टू एनी पार्टनर फॉर रियलाइजेशन असेट्स। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हम लोग हमारी असेट्स को बेच रहे हैं, तो यहाँ एक ऑक्शनर होता है जो आपकी असेट्स को सबको बेच देता है और उसके बदले वो सर्टेन चार्ज लेता है। अगर कोई पार्टनर ही बोलता है कि ये असेट्स को मैं बेच देता हूँ, अगर वो असेट्स को बेचता है उसके लिए उसको कोई कमीशन अगर दिया जाता है, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी उसको कमीशन उस असेट्स को बेचने का पे किया जाता है वो। इफ एनी कंटीजेंट लायबिलिटीज पेड, अब कंटीजेंट क्या होता है वहाँ लिखा है जो आपको 11 में भी था, लायबिलिटी नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। कंटीजेंट है जो आपको वहाँ पे किया है, जो बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं था। अब बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं था तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलते हैं। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है और उसको पे किया तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एडजस्टमेंट है तो आपको करना है। अनरिकॉर्डेड असेट्स भी कोई रियलाइज हुआ तो उसका भी एंट्री करेंगे कैश और बैंक टू रियलाइजेशन करना है। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, ये आपको ऑलवेज सेकेंड स्टेज का सारा एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद ऑलवेज आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, आपको देखना है सारी की सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे हुई या नहीं। अगर कोई बाकी होगा तो आपको खुद से पेमेंट का एंट्री करना है। ये होने के बाद लास्ट सेकेंड स्टेज में आपको देखना है कि पार्टनर्स लोन वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, और अगर दिया है तो उसको पे हुआ या नहीं। अगर नहीं पे हुआ है तो आपको खुद से पार्टनर्स लोन पेमेंट का एंट्री करना है जो वहाँ लिखा है। एज पर द सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स लोन शैल बी पेड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। यानी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स लोन को पैसा पहले देना पड़ेगा। इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। इसको रिलेशन में हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये लोन ड्यू टू हिम पार्टनर वो हम लोग को सेपरेट लेजर बना के ही पे करना होता है। इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हम लोग अगर पैसा पूरा पे कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेज कंप्लीट होगा, जो सारे एडजस्टमेंट से ही बनेगा। अब इसके बाद थर्ड एंड द लास्ट स्टेज वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज मतलब यहाँ के बाद हम लोग ने, जैसे मैंने बोला था बेसिक, इसमें आपको तीन चीज़ें कम से कम बनानी पड़ेगी, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद आपका कैश और बैंक अकाउंट। कम से कम ये तीन तो रहेंगे। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में क्या होगा, तो आपका बैलेंस शीट का तो ट्रांसफर स्टेज में ख़त्म हो गया, एडजस्टमेंट का आपने जो रियलाइजेशन स्टेज में वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा होगा तो यहाँ से हम लोग टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। टोटलिंग का जो स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो अंडर दिस स्टेज द फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग टैली करेंगे और वहाँ से फाइंड करेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट है या रियलाइजेशन लॉस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वी हैव अ रियलाइजेशन प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वी हैव अ रियलाइजेशन लॉस। तो देखो वहाँ लिखा है फॉर ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर इसी चीज़ में अगर लॉस आता है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, तब एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में और करंट में। और उसके बाद अगर पार्टनर्स करंट है तो पहले करंट टैली करके उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, जो बहुत रेयर केस में क्वेश्चन में पूछते हैं आपको। करंट और कैपिटल दोनों बहुत कम क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। अगर करंट बना है तो करंट का पैसा जाएगा कैपिटल में। देखो लिखा इफ़ करंट अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस, तो वहाँ होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस होगा
तो इसी का एंट्री रिवर्स हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये बहुत रेयर केस में ये दो एंट्री का यूज़ होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली वो लोग कैपिटल अकाउंट ही देते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा कैश और बैंक में। तो एज द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर शो द डेबिट बैलेंस, पार्टनर शुड ब्रिंग कैश। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड बड़ा है तो वो पार्टनर को बिजनेस को सेटल करने के लिए, अकाउंट को सेटल करने के कैश लाना पड़ेगा। तब एंट्री, अगर बिजनेस में पैसे आएंगे तो एंट्री होगा कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का उसका। और अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है यानी क्रेडिट साइड बड़ा है, तब उसको बिजनेस पैसा पे करेगा, जो उसका पैसा निकलता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ऐसे यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेज जो है डिस्पोजल स्टेज वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। इसके बाद आपको देखो कुछ एंट्रीज फिर भी लिखी हुई है जो भी मैंने बता ही दिए, अगेन बता देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी, अगर कोई असेट्स रिकॉर्ड नहीं हुई है और उसको पेमेंट आया, पैसा रियलाइज हुआ, तो सेम एंट्री जो हम लोग ने आगे सीखी थी वैसे ही। अनरिकॉर्डेड असेट्स का पैसा आता है तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन करना है। अनरिकॉर्डेड असेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो सेम जैसे ऊपर था, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लोग पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू, अगर कोई पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर कैश में पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट। ये चारों एंट्री आगे की जो हम लोग ने असेट्स रियलाइज की हुई थी, लायबिलिटी पे ऑफ की, वही एंट्री है। सिर्फ यहाँ याद रखो कि अनरिकॉर्डेड जो बैलेंस शीट में नहीं दिया था लेकिन एडजस्टमेंट में उसका दिखा होगा, तो उसका एंट्री हम लोग को ऐसे करना है, लाइक द सेम। अब क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग ने बहुत एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ बार बार देखा हुआ है, तो उसमें गुडविल का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा करके रखा है। तो आप लोग को गुडविल के ऊपर बहुत सारे डाउट होते हैं कि गुडविल में हमें क्या करना है। तो देखो गुडविल का ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो नीड टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुडविल इन केस ऑफ डेवल्यूशन। तो यहाँ आपको उतना बड़ा हाइप नहीं करना है गुडविल को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के जैसे मेथड को नहीं देखना है। इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एनी अदर असेट्स। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन के डेबिट साइड। और जैसे हम लोग नॉर्मल एसेट का ट्रीटमेंट करेंगे, पैसे आएंगे तो हम लोग कैश और बैंक टू रियलाइज करेंगे, नहीं आए तो उसको नहीं लिखेंगे, सेम लाइक। तो देखो वहाँ लिखा भी है नीचे, इफ़ गुडविल अकाउंट अपीयर इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में दिया तो सबसे पहले उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू गुडविल। और अगर गुडविल उसका पैसा आया तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग को करना है। इफ़ गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिया है लेकिन नीचे गुडविल का पैसा रियलाइज हुआ है, तो नहीं दिया है तो ट्रांसफर तो करना ही नहीं पहले बैलेंस शीट से। अगर उसका पैसा आता है तो एंट्री होगा सेम, जैसे इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स, क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं था और नीचे रियलाइज हुआ, तो एंट्री होगा कैश और बैंक टू गुड रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर वो पैसा असेट्स को टेक आउट करता तो होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आपको देख सकते हो सारी की सारी एंट्री आप देख लेना। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी स्टेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन विथ योर पेज नंबर, कि कौन से पेज नंबर की कौन सी एंट्रीज आप बोल रहे हो, सो दैट आई कैन गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट। आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक परफॉर्मा दिया है रियलाइजेशन अकाउंट का, जो हम लोग बार बार एंट्रीज बोल रहे थे वो, और उसके बाद आपका परफॉर्मा होगा जो बैलेंस शीट का, तो आपको सभी को पता है। तो यहाँ पे ये परफॉर्मा आप थोड़ा देख लेना, जो आपको यहाँ दिया है रिलेशन का, पेज नंबर 213। इसके बाद कल से हम लोग प्रैक्टिकल सम्स जो है रिलेटेड टू योर सिंपल रेजोल्यूशन जो है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सिंपल रेजोल्यूशन के सारे क्वेश्चन होने के बाद हम लोग 1 और 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी के केस के सम्स करेंगे, और लास्ट में विल कंप्लीट विथ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। तो इसमें 3 टाइप के सम है, तो तीनों टाइप के सम बारी बारी से हम लोग करेंगे, हम लोग पूरा एक साथ थियरी कंप्लीट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ तक आप देख लीजिए आज। इफ़ यू एनी डिफिकल्टी राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द हेड।